हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 2 के बारे में। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने इसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसलिए जोड़ा है ये क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों इंटररिलेटेड चीजें हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो आज की वीडियो की बात करें तो ज़रा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, दोनों चीज़ों को। वीडियो को ज़रा देखिएगा ध्यान से क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपसे पूछने वाला हूं 2 सवाल जिसके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर देने होंगे। सबसे पहले हम ग्रीन हाउस की बात करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। ये ग्रीन हाउस क्या चीज़ है, इसका नाम ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब होता है इट इज़ अ बिल्डिंग मैनली मेड अप ऑफ ग्लास और पॉलीथीन एंड इज यूज्ड टू ग्रो डेलिकेट और एक्सोटिक प्लांट्स। ऐसी बिल्डिंग जो ज़्यादा मैनली ग्लास से बनी होती है, ग्लास की जगह पे पॉलीथीन भी इस्तेमाल होता है, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होता है मोटा, वो भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हम ग्रो करते हैं एक्सोटिक प्लांट्स या डेलिकेट प्लांट्स या नर्सरी प्लांट्स भी हम इसमें ग्रो करते हैं। अब एक्सोटिक प्लांट्स कौन से हो गए? ऐसे प्लांट्स जो नॉर्मल कंडीशन में बाहर ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़े ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत है या डिफरेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। डेलिकेट प्लांट जिनको बाहर हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, बाहर जो हैं वो नाजुक प्लांट्स हैं, वो बाहर ग्रो नहीं हो सकते हैं। या नर्सरी प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनको हमने बाद में ट्रांसप्लांटिंग करनी है और दूसरी जगह मैन फील्ड में लगाना है, ऐसे प्लांट्स। अब इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों है, ग्रीन हाउस क्यों है? क्योंकि उस हाउस के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट्स हैं, इसीलिए इसका नाम है ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखो, अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर जाते हो तो ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। अब ऐसा इसलिए होता है, हालांकि वहाँ पर सन रेज कम जा रही हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 है, वाटर वेपर्स हैं, और जो भी रेज अंदर जा रही हैं सूरज की वो वहाँ पर ट्रैप हो रही है, बाहर नहीं निकल रही हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। इसी चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब हमारी एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हमारी अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगर हमारी अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जहाँ की लाइफ पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि -18 डिग्री सेल्सियस पे तो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है, ये डेफिनेशन इसकी है, द हीटिंग इफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने कहा कि ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिसमें कि हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, क्योंकि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है, अब इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में ठीक था लेकिन अब क्या हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो गया है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ पे होता कैसे है? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ये मैंने सूरज की डायग्राम ड्रा की है, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम से ज़रा समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये सन रेज हैं, सन रेज आ रही हैं, सन वहाँ पर है, सन रेज आ रही हैं, ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर का कवर है। यहाँ पर मैंने 3 कलर की रेज बनाई हैं। एक रेज रेड कलर की हैं जो यहाँ पर इस लेयर के अंदर ही रह रही हैं, देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद अंदर ही रह रही हैं। दूसरी हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर भी जा रही हैं, ग्रीन कलर की। और तीसरी है ब्लैक कलर की जो कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं कर रही है। अब ये 3 रेज कौन कौन सी हैं? सनलाइट में 3 तरह की रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज या विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज। ये 3 तरह की रेज हमारी सनलाइट में होती हैं। ये जो रेज एटमॉस्फेयर के ऊपर तक ही हैं, जो अंदर नहीं एंटर कर रही हैं, ये हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, ओजोन लेयर, ये उनको एब्जॉर्व करती है।
क्योंकि अगर ये रेज हमारी अर्थ तक पहुंचेंगी तो हमारी अर्थ में बहुत सारी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि ये पेनिट्रेटिव रेज हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक रेज हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान होंगे अगर ये हमारी अर्थ पर पहुंच जाएंगी। तो ये आती नहीं है क्योंकि ओजोन लेयर जो है इसको एब्जॉर्ब कर देती है। अब दो तरह की रेज उस ओजोन लेयर से पास होकर नीचे आ रही हैं, एक है विजिबल रेंज और दूसरी है इंफ्रारेड रेज। अल्ट्रावायलेट की बात हो गई, उससे नीचे जो है वो आ गई विजिबल रेंज या विजिबल रेज। इसमें 7 तरह के रंग होते हैं, विबगयोर इसको कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसीलिए इसको विबगयोर भी कहते हैं। अब इसकी वजह से हम जो भी चीजें देख पाते हैं वो इन 7 रंगों की वजह से देख पाते हैं। इन्हीं 7 रंगों से बाकी सारे कलर जितने भी हैं वो सब इन्हीं से बने हैं, यानी कि जो भी चीजें हम देखते हैं वो ड्यू टू विजिबल रेज, ड्यू टू दीज कलर्स। अब इनकी एनर्जी इनसे कम होती है, इनकी वेवलेंथ इनसे कम ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम इनकी होती है, इससे ज़्यादा इनकी होती है, एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा। अब उसके बाद आ जाती है इंफ्रारेड रेज। यहाँ पर जो इस लेयर के अंदर एटमॉस्फेयर की जो कवर है उसके अंदर जो ट्रैप हो रही हैं वो है इंफ्रारेड रेज। ये सबसे कम एनर्जी इनकी होती है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी इनमें सबसे कम होती है। अब जब ये रेज, और इनका काम क्या होता है, ये इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ये हीटिंग इफेक्ट काज करती हैं। ठीक है, हमारे पास अगर अंधेरे कमरे में अगर कहीं प्रेस लगी हुई है तो कैसे पता चलेगा कि प्रेस लगी हुई है? कमरा अंधेरा है तो अगर आप हाथ से टटोलने की कोशिश करोगे तो आपको हीटिंग इफेक्ट आएगा ना, वो ड्यू टू इंफ्रारेड रेज होता है, क्योंकि उससे भी इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। तो इंफ्रारेड रेज का काम क्या है कि ये हीटिंग इफेक्ट काज करती है। अब जब ये रेज अर्थ पर आ जाती हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा प्राइम जो ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2, जो 60% ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब ये गैसेस जो हैं इनका कवर हमारे एटमॉस्फेयर पे है। CO2 सबसे हैवी है, ये सबसे नीचे रहती है। जब इंफ्रारेड रेज पहुंचती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद जब बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो वो इस लेयर को, CO2 की जो लेयर है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है उसको पार नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, कुछ एनर्जी इनकी एब्जॉर्ब हो जाती है ज़मीन में और जो एनर्जी बचती है वो बहुत कम होती है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे वो ट्रैप हो जाती हैं और हीटिंग इफेक्ट काज करती हैं हमारी अर्थ पे। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा कैसे हो गया है? क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी अमाउंट ज्यादा हो गई है हमारी एटमॉस्फेयर में। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या चीज हो रही है, क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इससे हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और भी चीजें हैं लेकिन हम यहां सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की ही बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो रहा है? ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है इससे हमारी अर्थ का एवरेज मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो औसतन टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही है द इंक्रीज इन एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। लिखा भी हुआ है द राइज इन एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कहा, तो ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। अब क्या क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से? सबसे पहली चीज़ चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। जो क्लाइमेटिक पैटर्न है, जो वेदर का पैटर्न है वो बदल जाएगा। हायर रीचेस पे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, लोअर रीचेस पे कम रेनफॉल और कम सर्दी पड़ेगी। चेंज इन सी लेवल इंक्रीज होगा। दो कारण है, एक तो थर्मल एक्सपेंशन होगी वाटर की, और दूसरी चीज जो हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्फ जमी हुई है, जो ग्लेशियर जमे हुए हैं वो पिघलेंगे तो उससे नीचे के लेवल्स जो हैं वो सी लेवल जो है वो राइज करेगा। स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब इन्वायरमेंट बदल जाएगा, जो क्लाइमेट बदल जाएगा, उनका जो टेम्परेचर वेरिएशन आ जाएगी तो क्या होता है? अब जो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उन चेंजेस को, वो खत्म हो जाएंगे। या प्लांट्स एनिमल्स हों जो उस कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगी, उनकी जगह नए प्लांट्स या नए एनिमल्स आएंगे जो उसके लिए फेवरेबल हैं, जिनके लिए वो कंडीशंस फेवरेबल हैं। फूड प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स जिनको हम वीड्स कहते हैं उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा। साथ ही साथ बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो प्लांट्स को लगेंगी, बहुत सारे पेस्ट आएंगे जिनकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होंगी और हमारी जो फूड प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज आ जाएगा। और सबमर्जेंस या सबमर्जिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज, जब सी लेवल राइज करेगा, वाटर बॉडीज का लेवल राइज करेगा, तो जो कोस्टल एरियाज हैं, जो उनके आसपास के एरियाज हैं, वो डूबने शुरू हो जाएंगे। ये इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये तो हो गई इफेक्ट्स की बात कि इसके ये इफेक्ट्स हैं। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, CFC का फुल फॉर्म क्या है? CFC, व्हाट डज CFC स्टैंड्स फॉर? ये है आपका पहला क्वेश्चन। आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछता हूं, अब प्रिवेंशन कैसे की जाती है? अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से अर्थ को या हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं? पहली चीज, हमने वेजिटेशन कवर बढ़ाना है। हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 यूज़ करते हैं और CO2 प्राइमरी गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। जितनी CO2 कम होगी उतना हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, उतनी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। उसके बाद रिप्लेसिंग CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इनको रिप्लेस करना है कोई ऐसी गैस से जिसके ग्लोबल वार्मिंग पे कम इफेक्ट हो। लिमिट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, उनका इस्तेमाल कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि उनसे CO2 निकलती है और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोगों ने जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाना है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ऐसी एनर्जी की तरफ जो रिन्यू हो रही है और जिसके कोई ज़्यादा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं है, हमने ऐसी एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाना है। मिनिमाइज यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एक गैस नाइट्रस ऑक्साइड, मैंने आपको बताया कि वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए हमने नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल कम करना है ताकि नाइट्रोजन कम से कम एटमॉस्फेयर में आए। तो ये चीजें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपसे पूछता हूं, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? मैंने यहां पर इस एक्सरसाइज में, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि वो क्या है, तो आप लोग मुझे वो लिख के बताओगे। ये 2 आंसर आप मुझे दोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे नए टॉपिक पे। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।